समस्या अब यहां पर है। समस्या क्या है कि इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है, वास्तव में इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना गहराई है, इस गहराई को आज विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं और टीचर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और सिलेबस जो बना दिया गया है, सिलेबस को अपने आप में देखा जाए तो यह सिलेबस जो है उतना आसान नहीं है। जैसे तैसे अगर सिलेबस को पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में तो काम तो बन जाता है, लेकिन जो उद्देश्य है कि जीवन में कामयाब होना, सफलता प्राप्त करना, यह बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। देखने में और समझने में तो यह आसान लगता है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। इस चैप्टर का मकसद क्या है? द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सबसे पहला इसका मकसद है कि भाषा का ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल जहां विद्यार्थियों में डेवलप करना, सुनकर किसी कॉम्प्रिहेंशन को समझना और अपने विचारों के अभिव्यक्ति, धारा प्रवाह करना एज इट इज। जिस फ्लो में कम्युनिकेशन हुआ है उसी फ्लो में कम्युनिकेशन को सुनना और समझना। और जब विद्यार्थी एस्पिरेंट अपना कम्युनिकेशन करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, तो जिस प्रकार से वह महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, उस फीलिंग को एक्सप्रेशन वो कर पाए, यही उद्देश्य है। लेकिन समस्या यहां पर आ जाता है कि बहुत बड़ा गैप आ जाता है समस्या, क्योंकि जो भाषा किताब में भी लिखा गया है, इस भाषा को आज इसको उस रूप में विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थी ग्रहण भी कैसे करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी का स्तर उस स्तर पर नहीं है। विद्यार्थी तो दूर है, बहुत सारे शिक्षक भी इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और इसके गहराई को समझ नहीं पाते हैं। कारण यही है, कारण यह भी है कि बहुत सारे शिक्षक या बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो उसी क्लास के विषय वस्तु को ध्यान में रखते हैं, या उसी क्लास के या उसी चैप्टर के विषय वस्तु या कंटेंट को ध्यान में रखते हैं। विषय वस्तु को समग्रता प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच का जरूरत पड़ता है, या उस प्रकार से पढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा होलिस्टिक अप्रोच का जरूरत पड़ता है। उस प्रकार के होलिस्टिक अप्रोच अगर फैकल्टी में नहीं होगा, टीचर में नहीं होगा, तो उस स्तर का इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के दिमाग में करना होता है, उस स्तर पर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा या उस समय में नहीं हो पाएगा। अगर ज्ञान उतना उस स्तर पर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा या ज्ञान को प्रोजेक्ट होने में एक बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो फिर वह सफलता हासिल करने में बहुत ही समस्या उत्पन्न होगा, या समय पर काम नहीं होने से सफलता मिलना संदिग्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब है, ये कहानी को पासपोर्ट गाइड में भी दिया गया है, वहां से भी विद्यार्थी आप लोग पढ़िए, बहुत सारे हेल्प होगा। लेकिन समस्या आज अधिकतर विद्यार्थी, यहां तक भी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सारे विद्यार्थियों के साथ भी चुनौतियां हैं, समस्या है कि इस विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। देखने में जितना सरल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स और जटिल यह विषय वस्तु है। इस कंटेंट को समझने के लिए, जहां पर एक कहानी को समझना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, विषय वस्तु को उसको समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है वर्ड पावर को समझना, उतना ही जरूरी है उस वर्ड पावर के प्रति, उसका हर एक वर्ड पावर के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और वर्ड पावर का यूज कितने प्रकार से यूज हो सकते हैं उसको समझना। तभी वो समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति उस वर्ड को यूज किए हैं तो किस किस प्रकार से यूज किए हैं, क्या अर्थ इस वर्ड के माध्यम से हमें देना चाह रहे हैं। इस चीज को, इस स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद नेक्स्ट स्तर आता है ग्रामर का। ग्रामर के भी दो सेक्शन हो जाते हैं, ट्रांसलेशन सेक्शन और शुद्ध रूप से ग्रामर सेक्शन। तो इतना तरह का सेक्शन, और इसके बाद एक और आयाम आ जाता है डायमेंशन, जो परसेप्शन। तो इतने आयाम आने के बाद ये कॉम्प्रिहेंशन आत्मसात एज इट इज तभी विद्यार्थी कर सकते हैं, और उसी प्रकार तभी उसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जानकारी होगा, आधा अधूरा जानकारी होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो समस्या है कि अगर आधा अधूरा जानकारी भी हो जाए तो वही बहुत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जितना जानकारी हो, जिस सोर्स से हो, पढ़ जाइए। धीरे धीरे जानकारी
होगा और जानकारी बढ़ेगा, और सही स्रोत तक विद्यार्थी जब आएंगे, सही माध्यम से और सही टेक्नोलॉजी से, सही तरीके, सही दृष्टिकोण से जब उसको पढ़ेंगे तो वह काम सही रूप से होगा और सही समय पर होगा। तो कहने का मतलब है, ये जो कहानी है थोड़ा हम हिंदी में बता देते हैं, फिर इस कहानी को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिस्कस करेंगे तो अलग तरीके से भी क्लियर हो जाएगा। मतलब यह कहानी इतना लंबा है, मतलब कि इस कहानी को अगर 10 घंटा भी इसका डिस्कशन किया जाए, 10 घंटा भी इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो अभी कम होगा। लेकिन विद्यार्थी के साथ समस्या है कि क्लासरूम में 60 मिनट भी पेशेंस नहीं होता है कि कॉन्सेंट्रेट करके बैठे। विद्यार्थी में उतना पेशेंस आज नहीं है कि 10, 15, 20 मिनट का वीडियो भी देख पाए। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। विद्यार्थी के लिए तो समस्या है ही, उन्हें तो पता ही नहीं शिक्षा का महत्व। लेकिन जो गार्डियन है वो परेशान है, और जो शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थियों को कुछ प्रोजेक्ट करे, विद्यार्थियों को कुछ आगे बढ़ाए, तो टीचर के लिए भी समस्या है। विद्यार्थी अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। समस्या यही पर है। अगर एकाग्र नहीं है, एकाग्रता विद्यार्थी में नहीं होता है, तो वह समस्या बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। फिर टीचर को, एक योग्य टीचर वही होगा जो विद्यार्थियों को एकाग्र कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो फिर वहां पर एक सफल टीचर के लिए उसका चुनौती बहुत ही बढ़ जाएगा। तो एक सफल टीचर के पास उस प्रकार का टेक्निक होता है और उन्हें पता होता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए और किस प्रकार से सही मार्गदर्शन किया जाए और किस प्रकार से उसकी रुचि और प्रवृत्ति को डेवलप किया जाए, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान देंगे और योग्य व्यक्ति बनेंगे। फिलहाल अभी मैं टॉपिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूं। यह टॉपिक जो है समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विद्यार्थियों को कि यह कहानी किसने लिखा है, तो इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है विलियम सारोयान, और यह कहानी जो घटना घटा किस जगह से संबंधित है, तो यह आर्मेनिया और असीरिया एक देश से, एक जगह है, उस जगह उस देश से संबंधित है। आर्मेनिया तुर्की के पूर्वी भाग में अवस्थित एक देश है आर्मेनिया, और असीरिया जो तुर्की के दक्षिण में, साउथ में है, उस जगह से संबंधित है। घटना ऐसा होता है कि एक परिवार एक कबीले से बिलोंग करता है। उस कबीले का नाम होता है गेरोघालेनियन कबीला ट्राइब। वे लोग रहते हैं आर्मेनिया में, और ये तुर्की के पूर्व में है। तुर्की के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं। तुर्की, ये कुस्तुनतुनिया, यही कुस्तुनतुनिया इसका पहला नाम था, और इसी कुस्तुनतुनिया पर सलेजुक तुर्कों का 1453 में अधिकार हो गया था। यही वो तुर्की है। तो ये तुर्की का पूर्वी भाग में आर्मेनिया एक देश था। वहां पर एक समय में लड़ाई, युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ने के कारण इस परिवार को, इस ट्राइब को वहां से जान बचा के भागना पड़ा। सारे संपत्ति और सारे लैंड, जमीन और खेत को छोड़ के भागना पड़ा। उस समय इन परिवारों के पास जमीन भी था, खेती बाड़ी भी था। सबसे बड़ा यह जो गेरोघालेनियन ट्राइब्स था, कबीला था, इनका विशेषता था कि ये परिवार के अधिकतर लोग जो थे वह बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के, ईमानदार नेचर के लोग थे। ईमानदारी कूट कूट के इन लोगों में भरा हुआ था। बेईमानियत इन लोगों का नफ्स में नहीं था। लेकिन जब वे लोग वहां से आए और असीरिया में शिफ्ट कर गए, तुर्की के सदन दक्षिणतम भाग में पड़ता है असीरिया, और यहाँ पर रहने लगे, तो इन लोगों का जीवन यापन बहुत ही गरीबी में गुजर बसर हो रहा था। लेकिन ये लोग अपना ईमानदारी के दामन अभी भी नहीं छोड़े थे, और उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे लोग हैं, वे लोग भी उतना ही ईमानदार थे। इतना गरीब थे कि जीविका का साधन, पेट भरना भी बहुत ही मुश्किल था। फिर भी इस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत सारे लोग यह सोच के हैरान हो जाते थे कि ये लोग जब इतना ईमानदार हैं, इतना ईमानदारी के साथ जीवन यापन करते हैं, तो अपना जीवन कैसे जीते हैं, अपने परिवार का पेट कैसे चलाते हैं, कहाँ से धन आता है, आश्चर्य लगता था। फिर भी वे लोग सरवाइव कर रहे थे। तो इसी परिवार का 2 बच्चा है, एक मुराद और एक अरम। ये छोटे बच्चे हैं, करीब 9 साल के बच्चा, 9 साल के आसपास इन लोगों का उम्र है। अरम और मुराद का तहे दिल से इच्छा होता है कि किसी घोड़े का सवारी करे, घोड़े को चलाना सीखे, घोड़े के पीठ पे सवारी करने का आनंद ले, और बहुत दिनों से ये लोग चाह रहे थे।
तो एक दिन का बात है जब अरम घर में सो रहा था, सुबह के 4 बजे हुए थे, तो 4 बजे अचानक उसकी खिड़की को कोई ठकठकाता है, और ठकठकाहट की आवाज जब अरम सुनता है तो खिड़की के पास जाके देखता है तो फुसफुसा के धीरे से उसका चचेरा भाई मुराद रहता है, और एक बहुत ही सुंदर सफेद चमकते हुए घोड़े पर बैठा हुआ रहता है। सुबह के 4 बजे का समय होता है, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं होता है। वह साफ साफ उस घोड़े की चमक को देख सकता है और मुराद को पहचान सकता है, और मुराद कहता है कि तुम्हें अगर घोड़े की सवारी करना है, अगर घोड़े की सवारी करना चाहते हो, घोड़े चलाना सीखना चाहते हो, तो आओ जल्दी से और हमारे घोड़े के पीठ में हमारे साथ बैठो और चलो चलते हैं कहीं पर। वहीं पर अरम ने क्वेश्चन किया, मुराद हम लोग तो उतने अमीर नहीं हैं, और मैं तो सपने में भी यह सोच नहीं सकता कि तुम कोई घोड़े वोड़े खरीद सकते हो, तो ये घोड़े तुमने कहां पर चोरी किया है। मुराद ने बोला, चोरी की बात अभी छोड़ो, सबसे पहले अगर तुमको घोड़े की सवारी करना अगर तुम चाहते हो, तुम्हारी अगर इच्छा है, तुम्हारी अभिलाषा शायद आज पूरा हो सकता है, और अगर तुम ज्यादा बहस करोगे तो तुम रहो मजे से घर में आराम से, और मैं चला और तुम घोड़े की सवारी नहीं कर पाओगे। इतना सुनते ही अरम चुपचाप खिड़कियों से कूदा और उसके घोड़े पर पीछे में बैठ गया और बोला, चलो चलते हैं। तो मुराद अरम के साथ उसके शहर के पीछे, उसके शहर के जो सीमा है वॉलनट एवेन्यू, और वॉलनट एवेन्यू के पीछे वह घोड़े को लेके चला गया, जहां पर अंगूर का बगीचा था और कुछ नाले थे और कुछ खेत थे। वहां पर एक अंगूर का बगीचा था और वह दीवार से घिरा हुआ था। कुछ समय पहले वह अंगूर का बगीचा एक फेतवाजियान नामक किसान का था, और उस अंगूर का बगीचा का नाम था हेलेबियान हलाबीन। तो उसी बगीचे में, उस हाते के अंदर, मतलब कुछ दिन से उस हाते में कोई उसका मालिक, मतलब जो फेतवाजियान, नहीं जा रहा था, और वह जगह थोड़ा सुनसान टाइप का था। तो उसी हाते में, 4 दीवारी में, उस घोड़े को वे लोग छिपा के रखे, और रोज सुबह दोनों वहां पर जाके सवारी सुबह में करते थे, और सूर्योदय दिन अगर हो उससे पहले ही घोड़े की सवारी करके, अंधेरे में ही लगभग घोड़े की सवारी करके वे लोग उस घोड़े को वहीं पर छिपा देते थे। लेकिन अरम को लगा कि ये घोड़े बहुत दिन पहले से ही मुराद रखे हुए हैं, तो इस बात पर बहस हुआ, और फिर मुराद बोला कि बहस मत करो, हम लोग चोरी उरी कुछ नहीं किए, चोरी उरी का हम लोग भावना से इस घोड़े को नहीं रखे, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग घोड़ा चलाना सीख जाएंगे तो जिस मालिक का यह घोड़ा उसको पहुंचा देंगे। फिर करीब 14 दिन तक और सुबह घोड़े को रखा और उसी अंगूर के बगीचे में उस घोड़े को रखा और वहां पर सवारी करता था, और अंगूर के बगीचे से भी घोड़े निकालकर आसपास के खेतों में सुबह दौड़ाया करता था। अरम भी सीखने का काफी प्रयास करता था, घोड़े अरम को सवारी करने के दरमियान उसे पटक दिया करता था, लेकिन फिर भी यह घटना, यह घोड़े की सवारी जारी रहा। एक दिन क्या हुआ, अरम अपने घर में था, तभी उसके घर में उसकी माँ भी थी, और उसके घर में उसकी अरम के चाचा जी आए, खुसरो साहब। खुसरो जब आए तो उसकी माँ ने सिगरेट और कॉफी उनको ऑफर किया। तभी उनका एक पड़ोसी किसान जॉन बायरो आया, और उनकी माँ ने उन्हें भी तंबाकू और कॉफी ऑफर किया, और तंबाकू से सिगरेट बनाकर पीते हुए और कॉफी पीते हुए जॉन बायरो काफी परेशान दिख रहे थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र खुसरो से किया कि मेरा घोड़ा कुछ दिन पहले चोरी हो गया है। इतना सुनते ही खुसरो गुस्सा पड़े और उनको डांटा कि घोड़ा वोड़ा छोड़ो, कोई नुकसान नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों ने अपना देश को छोड़ा, अपना जमीन को लॉस किया, अपना मेरा जमीन चली गई, जमीन छीन गया, सब कुछ नष्ट हो गया, और हम लोग यहाँ पर घर बार लूट गया, तो हम लोगों को कोई नुकसान ही नहीं है, शांति से हैं, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, घोड़ा वोड़ा जाने दो, कोई टेंशन मत लो। फिर उन्होंने कहा कि घोड़ा अगर चोरी हो गया तो हमारे पास जो गाड़ी है, घोड़ा का गाड़ी, वो किस काम का रहा। फिर बोला कि चुप रहो। फिर बोला क्या कि मुझे पैदल आना पड़ा और मेरे बाएं पैर में दर्द है, उतना दूर यहाँ पर आने में भी बहुत दिक्कत हुआ, घोड़ा नहीं है। तो फिर बोला कि बकवास मत करो।
उसके बाद फिर बोला कि ये मेरे घोड़े जो है इसका कीमत $60 पड़ा है, $60 का नुकसान मेरे लिए है। इतना बार बार कहने पर भी खुसरो को यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां से गुस्सा से तिमतिमाते हुए चले गए। तभी उनकी माता, अरम की माता जी ने उन्हें समझाया, जॉन बायरो को, कि खुसरो साहब जी भले आदमी हैं, वैसे बोल देते हैं, दिल के साफ हैं, उनका बात का बुरा मत मानिए। एक बार का कहानी है कि यही खुसरो साहब जी के घर में आग लगी हुई थी और एक खुसरो जी किसी बगल के सलून में अपना मूंछ को सेविंग करवाने के लिए नाई के पास गए हुए थे। तभी इनका बच्चा दौड़ते हुए वहां पर गया और सूचना दिया कि पिताजी घर में आग लग गई है, चलिए। तो उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए बोला कि चुप रहो। तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुसरो का चरित्र कैसा था। यद्यपि वह ईमानदार था, वहीं पर एक कॉमिकल पर्सनालिटी और एक सनकी मिजाज का व्यक्ति भी था। तो जब दूसरे दिन जॉन बायरो उसके पास फिर वही खुसरो के यहाँ आया, मतलब अरम के यहाँ आया, अरम की माता जी के यहाँ आया और खुसरो उनके चाचा भी वहीं पर थे। तभी जॉन बायरो भी आया अपने घोड़े के साथ और अपने गाड़ी के साथ और बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद उन व्यक्ति का जिन्होंने मेरा घोड़ा अपने पास रखा था, क्योंकि अब घोड़ा जब मेरे पास आ गया है तो पहले से ज़्यादा हमारे घोड़े का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है और हमारे घोड़े का व्यवहार भी पहले से बहुत अच्छा हो गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमारा घोड़ा चुराया है। इतना सुनते ही उसके चाचा ने बोला कि अब चुप रहो, तुम्हें अपना घोड़ा मिल गया है, बस। तो कहने का मतलब है कि इस कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बताने का कोशिश किया है। इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी जिस पर ध्यान देने का चीज़ है, जैसे इसमें आया है रॉबिन, एक चिड़िया का नाम रॉबिन, बर्ड पक्षी का नाम, उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको इस कहानी में ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे रॉबिन पक्षी है और द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है। इसे लिखने वाले जो लेखक का नाम है विलियम सारोयान है। अरम एक पात्र है, मुराद एक पात्र है। मुराद का पिता जोराब और अरम की माताजी और अरम के घर में जो उनके चाचा खुसरो हैं, बायरो उसका दोस्त है जॉन बायरो, इसको भी ध्यान में रखना है। वालनट एवेन्यू के बारे में भी ध्यान में रखना है। और फैतवाजियन किसान है जिसका अंगूर का बगीचा है और हेलेबियान हलाबीन अंगूर का बगीचा का नाम है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस विषय वस्तु से संबंधित। तो जिस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर कहानी अच्छी तरह से समझ में है, कहानी का कॉन्सेप्ट पता है, ग्रामर अगर ठीक है, वोकेबुलरी अगर स्ट्रांग है, वर्ड मीनिंग को याद कर लिए, रट लीजिए, तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, छूटने वाला है नहीं। इसमें कुछ सिनोनिम भी पूछा जा सकता है, इसलिए वर्ड पावर को भी याद रखिए। इसके अलावा इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछेगा आर्मेनिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन बताना है, तो आर्मेनिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है ईस्टर्न टर्की, पूर्वी तुर्की में देना है। असीरिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन बताना है, तो ये साउदर्न पार्ट ऑफ द टर्की, तुर्की के दक्षिणतम है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या इस कहानी से मिलता जुलता कोई कहानी, आकर्षक या रोचक कहानी आपके जीवन में कोई घटित है तो बताइए। तो आप भी देख सकते हैं, इस प्रकार कहानी लिख सकते हैं एक कल्पना करके, या वैसा वास्तविक घटना कोई आपके जीवन में घटा हो, जब आप बच्चे हों और आप कहीं दुकान या किसी मेले में गए हों, कोई सामान आपको बेहद पसंद हो लेकिन लेने के लिए पैसा नहीं था, दुकानदार से जब रिक्वेस्ट किए तो दुकानदार ने कम पैसे में नहीं दिए, या इस प्रकार का कुछ हो सकता था। तभी किसी कारणवश जब दुकानदार बिजी हो गया तो आप उस खिलौने को या सामान को लेके चल दिए, मतलब चोरी ही एक टाइप से कर लिए, लेकिन कोई आपको नहीं देख पाया। वहीं पर घर में जाने के बाद आपको आत्मग्लानि हुआ और आपको लगा कि किसी का सामान बिना पूछे हुए नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और इतना अच्छा मोरल आप में था तो आपने इस खिलौने को फिर जाके वैसे ही चुपके से जाके लौटा दिया, और लौटाते वक्त भी किसी का ध्यान नहीं पड़ा, दुकानदार का भी ध्यान आप पर नहीं पड़ा कि आप खिलौने लौटा दिए और फिर वहाँ से आप चले गए। लेकिन आपको इस बात का संतुष्टि हुआ कि मैंने किसी का सामान चोरी करके नहीं रखा। तो इस प्रकार का और भी कोई कहानी हो सकता है। तो कहानी बहुत लंबा है, थोड़ा
शॉर्ट शॉर्ट में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कहानी से संबंधित कुछ सारे महत्वपूर्ण वर्ड पावर है, उसको भी याद कर लीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है, इसको भी कंठस्थ कर लिए, तभी आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे स्नॉट, SNORT, स्नॉट, स्नॉट का मतलब होता है कि घोड़े का हिनहिनाना। ट्रॉट, TROT, ट्रॉट, ट्रॉट मतलब होता है घोड़े पीछे की टांग से उछलना कूदना। हिंड, HIND, हिंड, हिंड मतलब पीछे, घोड़े पीछे टांग पर उछला, तो हिंड भी इसमें यहाँ पर आया है। रॉबिन, रॉबिन, ROBIN, रॉबिन, रॉबिन एक प्रकार का पक्षी है, तो इसे भी याद रहना चाहिए। वुंडेड मतलब जख्मी। इस प्रकार कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब सनकी व्यक्ति। वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब जो होता है मनमोजी या सनकी या आवारा टाइप का व्यक्ति होता है, तो ये भी बात को याद रखना चाहिए। इसमें ये सब चीज़ है। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको रखना पड़ेगा, जार्गन रखना पड़ेगा, आपको रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड नहीं रखेंगे लेकिन फिर भी काम चलाओ, बहुत सारे वर्ड आपको कर लेना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। और केवल एग्जामिनेशन में ही अगर आप पास करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो सफल होना चाहते हैं, तो सारे का सारे वर्ड को याद करना होगा, तभी आप इस इंग्लिश भाषा में आप धारा प्रवाह हो पाएंगे। आत्मसात करना पड़ेगा। डिट्टू आपको याद होना चाहिए ताकि आप कंठस्थ कोई बोल सके, कंठस्थ अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, हर वर्ड मीनिंग को बता सके, ताकि बोलते वक्त जो है धाय 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 ये वर्ड निकले और आपको बोलने का समय भी ना मिले। इसीलिए होता है कि विद्यार्थी लोगों के साथ समस्या क्या होता है कि भाषा के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, सही तरीके से पढ़ते नहीं है, सही तरीके से स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर का नॉलेज उस स्तर का नहीं होता है, जो बच्चे को उस स्तर पर गाइड नहीं करते हैं। नॉलेज भी होते हैं तो बहुत सारे जगह में टीचर उतने मेहनत से पढ़ाते नहीं हैं, या पढ़ाते भी हैं बहुत सारे टीचर तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं होता है। बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके चलते जो वास्तव में हमारा उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी उद्देश्य है भाषा को भी इंप्रूव करना। स्पष्ट लिखा गया है, यह सफल नहीं हो पाता है। बहुत आदमी इस उलझन में पढ़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत के उलझन में, तो इस उलझन में नहीं पढ़े। सारा भाषा बहुत ही जरूरी है और अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी सीखने के बाद ही ये कटु सत्य है जो सभी कोई जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए कि अंग्रेजी ही एक ऐसा भाषा है जिसके द्वारा सफलता के सर्वोच्च चोटी पर आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च बनेंगे। जब किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। वहाँ आपको इंग्लिश सीखना और सीखना ही होगा, और आप नहीं सीखेंगे तो आप पिछड़े हुए रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई भाषा नहीं सीखे, सारा भाषा सीखिए, हिंदी भी सीखिए, संस्कृत भी सीखिए, मैं उतना ही सम्मान देने के लिए बोलता हूं, और अंग्रेजी भी सीखिए, और अंग्रेजी तो सीखिए ही सीखिए, और सभी भाषा सीखिए। जितना भाषा सीखेंगे उतना ही ज्ञान का इम्प्रूव होगा, उतना ही नॉलेज का इम्प्रूव होगा। तो अंग्रेजी का मतलब ही है भाषा को सिखाना। एक और एक मात्र उद्देश्य है कि भाषा को सिखाना। ये अलग वाली बात है कि अंग्रेजी को सीखते वक्त भाषा के साथ बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान, इथिक्स, नैतिकता, मोरालिटी, बहुत सारे बेनिफिट्स इसका बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन भाषा का मूल उद्देश्य है कम्युनिकेशन। किसी भाषा को कोई व्यक्ति जब बोल रहे हैं अंग्रेजी में, उसके सुनकर एज इट इज उसको कॉम्प्रिहेंड करना, या अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों को उस हिसाब से एक्सप्रेस करना, सामने वाले को एज इट बताना, और लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब सारा उद्देश्य इसके पीछे है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इसी टॉपिक पर फिर अलग तरीके से भी नया वीडियो लेके आएंगे, और फिर दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और सारा वीडियो हमारा चैनल का देखें। बहुत ही जानकारी का इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत सारा फायदा होगा आपको। और अगर आपके पास समय नहीं है और अगर आप इसको समझ में नहीं आता है, संकुचित दृष्टिकोण के हैं, तो कम से कम अपना जो टॉपिक का उनका विषय वस्तु को, उन सारे वीडियो को देखें, बहुत सारा फायदा होगा। फिलहाल मैं इतना ही बोल रहा हूं। आज सीमित दृष्टिकोण के चलते, कम पढ़ने के चलते, कम करने के चलते व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन में, पढ़ाई में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, आविष्कार नहीं हो पा रहा, हमारे देश का चुनौतियों का सामना का समाधान नहीं हो पा रहा है। चाहे हमारे साथ ज्वलंत जो देश के साथ समस्याएं हैं अभी भी, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा
और इसके साथ भी विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित समस्याएं हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध से संबंधित समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, ट्रेड से संबंधित रिलेटेड हैं, टेररिज्म आतंकवाद से समस्याएं हैं, ब्रॉड बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म समस्याएं हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे समस्याएं हैं, ओवर पॉपुलेशन, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारा समस्या का समाधान केवल ज्ञान और ज्ञान से हो सकता है, और एक विस्तृत ज्ञान और एक होलिस्टिक ज्ञान और एक इंटीग्रेटेड स्टडी जो बार बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं। लोग इसको बहुत कम लोग ग्रहण कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। इसको समझिए और इसी से देश का भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा, और हमारा अपना भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। एकमात्र शिक्षा ही है जो लोग, जब व्यक्ति शिक्षित होंगे तो अपना भला करेंगे, दूसरा का ही अपना भी भला करेंगे और दूसरे का भी भला करेंगे। तो जो कोई भी अच्छा काम करेंगे, चाहे शिक्षा हासिल करेंगे, करने का मतलब है बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ भी आप अच्छा करेंगे तो देश का ही विकास होगा। और हर चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, और हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है एजुकेशन है तो। इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि इसमें आपका क्या राय है इस वीडियो के प्रति, तो उसको भी लिखे। कुछ लगता है कि इस वीडियो में छूट गया है तो नेक्स्ट वीडियो आप इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। उस वीडियो में भी ये सब सारा चीज़ आएगा। तो हमारे समय को देखते हुए और समयाभाव के चलते हुए भी, कि आप लोग भी लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो ये सारा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमारे साथ आ रहा है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखना पड़ रहा है। और गागर में सागर, और कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। तो थोड़ा धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा और स्पीड करके नहीं दिखिएगा, नहीं तो वो कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, वो एक्सप्रेशन आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक वीडियो में बनाने में बहुत खर्च लगता है, और आपको वीडियो देखने में कोई भी खर्च नहीं लगता है, फ्री में वीडियो मिलता है। इस वीडियो का महत्व समझें और इस वीडियो से आपका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आ सकता है, लाखों करोड़ों रुपये कमाने के लायक भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और इसका महत्व समझिए और इसका फायदा उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जय हिंद, जय भारत।